वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। ममता पृष्टि आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस अगर देख रहे होंगे, मेरी पिछली क्लास अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अकाउंटेंसी के जो है जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडी बुक और अकाउंटिंग इक्वेशन में करवा चुकी हूँ। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या लूँ यही सोच के तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना लेती हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे वाला कौन सा है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो पहले सबसे पहले इसके टॉपिक पे आने से पहले हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, बैंक रिकन्सिलेशन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक और स्टेटमेंट का तो आपको पता लग ही गया होगा कि बैंक का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो एक जो मेन वर्ड है इसमें वो क्या है, रिकन्सिलेशन। ठीक है, तो रिकन्सिलेशन का मतलब बच्चों क्या होता है वो पहले देखो। रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास सपोज कोई 2 बुक हैं, जब आपको उसको एक दूसरे में आपस में मिलाना है, ठीक है ना, जब आप उसको आपस में मिलाते हो, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, सो दैट आप उन दोनों के चेंजेस को मिक्सअप करके दोनों का बैलेंस जो है एक बनाते हो, तो उसको कहते हैं रिकन्साइल करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपको पता है ये है बैंक। ठीक है, बैंक आप हो कंपनी। ठीक है, आप भी पैसे जो है बैंक में ट्रांसफर करते हो, बैंक से पैसे लेते हो। तो ठीक है, तो बैंक के पास भी क्या, आपका पैसा आया और आपका पैसा गया। ठीक है, तो ये अपनी एक बुक जो है मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं पासबुक। बैंक जो आपके लिए जो बुक मेंटेन करता है, मींस की बैंक के लिए आप कस्टमर हो, तो कस्टमर की जो बुक मेंटेन करता है वो है उसके लिए पासबुक। सपोज ये ए कंपनी है, तो ये ए कंपनी की पासबुक है। ठीक है, तो बैंक ने ए कंपनी की जो बुक मेंटेन की उसका नाम है पासबुक। वैसे ही आप भी अपने बुक में एक जो है आप एक बुक मेंटेन करते हो, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। आप कैश बुक में सब कुछ लिखते थे ना कि बैंक में ये पैसा गया, बैंक में वो पैसा गया, कैश वाले आइटम तो लिखते ही थे, साथ साथ आप बैंक के आइटम्स भी लिखते थे। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका कैश बुक। ठीक है, तो आपने जो बुक मेंटेन की वो है कैश बुक, बैंक ने जो बुक मेंटेन की आपके लिए वो है पासबुक। ठीक है, तो अब इन दोनों बुक्स में अगर कोई डिफरेंस है या नहीं, अगर है तो किस वजह से है, उस चीज को मिलाने के लिए, उस चीज को देखने के लिए कि क्या डिफरेंसेस आते हैं आपके। ठीक है, तो वो होती है रिकन्साइल करना। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट बनती है, ठीक है ना, कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट होती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आई होप आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ कि जब आप बैंक पासबुक और अपनी कैश बुक को मैच करते हो, तो उसके अंदर कोई डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो कि किस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। मेरा तो इतना बैंक में बैंक बैलेंस इतना दिखा रहा है, जबकि बैंक में जो बैलेंस है, बैंक का जो अपना बैलेंस है मेरे लिए, तो वो कितना दिखा रहा था। अगर उसमें कुछ डिफरेंस आएगा तो किस वजह से आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपका जो बैंक का जब आपने किया है पूरे मंथ का, आपके कैश बुक में बैंक का बैलेंस सपोज दिखा रहा है 20,000, बट जब आप बैंक में गए तो बैंक में जो आपका बैलेंस दिखा रहा है 30,000। ये क्यों हुआ, ठीक है ना, सेम होना चाहिए। अब आपके मन में ये डाउट होगा ये क्यों होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैं करवाऊंगी किस वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, छोटा सा मीनिंग आप समझ लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चेक इशू किया, चेक आपने इशू किया। ठीक है, अगर आप चेक इशू करते हो, चेक इशू का क्या मतलब है, आपने पेमेंट की किसी को। चेक इशू करने का क्या मतलब होता है, आपने पेमेंट की किसी को। अगर जब आपने पेमेंट की तो आप क्या लिखोगे, इसमें से माइनस करोगे, आपकी कैश बुक में से क्या करोगे, माइनस करोगे। सपोज जो आपने चेक इशू किया उसने वो चेक लेकर बैंक में लगाया ही नहीं, ठीक है ना, फॉर द टाइम बीइंग उस मंथ के लिए उसने वो चेक उसमें लगाया ही नहीं बैंक में। इसका मतलब बैंक से उसने पैसे लिए ही नहीं, तो आपको थोड़ा पता लगेगा उसने बैंक से पैसे लिए नहीं, जब तक आप बैंक पासबुक नहीं मैच करोगे। आपके हिसाब से आपने चेक इशू किया, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, अब वो पर्सन अगर बैंक में जाके चेक नहीं लगाता और पेमेंट नहीं लेता, तो इसका मतलब बैंक में तो पैसे पड़े, बैंक को कहाँ से पता लगेगा कि किसने पैसे लेने हैं, जब तक उसके बाद चेक नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने पेमेंट कर दी, बैंक के हिसाब से पेमेंट हुई ही नहीं, तो इससे क्या होगा, डिफरेंसेस आ जाएगा कि आपके हिसाब से पैसे कम हो गए, बैंक के हिसाब से पैसे हैं। तो ये कुछ एक टाइप था जो मैंने बताया कि इस वजह से जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप मैच करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, यहाँ पे क्यों कम है, या फिर यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, यहाँ पे क्यों कम है, किस वजह से हमारे जो है बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट आप बनाते हो कि किस किस वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है, वो है आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट।
ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब इसके पास जो है आपका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है बच्चों कि जैसे आप जो है सपोज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसको ऑडिट पे डालोगे। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें जो आपका बैंक बैलेंस होगा, तो बैंक जो भी ऑडिटर होगा वो हमेशा क्या करता है, चेक करता है कि आपका, क्योंकि बैंक बैलेंस के कोई वॉचर नहीं होता, बैंक बैलेंस का क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है। तो बैंक आपका जो बैंक बैलेंस है वो उसका बैलेंस कहाँ से चेक करेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट में से। बैंक के पास जाएगा, आपके कंपनी की स्टेटमेंट लेके आएगा, देन उसका बैलेंस आपके बैलेंस से चेक करेगा। तो वहां पे अगर मिसमैच होगा तो ऑडिटर वाला बोलेगा कि आपका बैलेंस इनकम्प्लीट है, या फिर कुछ इसमें है जो कि आपने नहीं लिया या बैंक वालों ने ज्यादा लिया है, कुछ ऐसा होगा। तो इसीलिए उस चीज को खत्म करने के लिए, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑडिटर को एक मतलब कि ये हो जाता है, एहसास हो जाता है कि जिसको पता लग जाता है कि कहाँ ये जो कंपनी है ये ठीक है, ये खराब, मतलब कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं कर रही है। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको फ्रॉड से बचने के लिए पता लग गया कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको फ्रॉड से बचा जा सकता है कि आपका क्यों डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर आपका डिफरेंस में मैच हो गया और आपका बैलेंस जो है दोनों का मिल गया, तो इसका मतलब आपका डिफरेंस ठीक है और आपको कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो इसका मेन ये है कि आपको फ्रॉड से आप बच सकते हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से आपको ये होता है कि आप फ्रॉड से बच सकते हो। ठीक है, तो ये होगी इसकी मेन इंपॉर्टेंस। अब ये है कि इसके बाद आपको आ जाता है इसका स्टेप्स में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि इसमें बोला है कि क्या रीजंस हो सकते हैं डिफरेंस आने के कैश बुक में और पासबुक में। सबसे पहले हम रीजंस पता करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके स्टेप्स पे आएंगे किस तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका रीजन जो है पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो रीजन हम पता करने के लिए सबसे पहले हमारे जो रीजन है, डिफरेंसेस क्यों क्यों आते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस जो आते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से होते हैं। ड्यू टू टाइमिंग का डिफरेंस की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अच्छा ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अभी क्या है इसके अंदर में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ड्यू टू एरर और ओमिशन, ड्यू टू एरर और ओमिशन। ठीक है, अब देखो इसके नाम से आपको थोड़ा थोड़ा गैस लग रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ड्यू टू टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल टाइमिंग की वजह से कैसे, इसमें हो सकता है कि जैसे आपने चेक इशू किया, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने चेक तो इशू किया बट बैंक में गया ही नहीं पेमेंट होने के लिए। तो इसका मतलब आपके हिसाब से जब हमें चेक इशू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पेमेंट कर दी। आप तो बैंक में जो अपनी कैश बुक बनाते हो, अपनी कैश बुक में तो ये लिखोगे बैंक से पैसे चले गए, आपने चेक इशू कर दिया, तो इसका मतलब आपकी सबसे बैंक बैलेंस कम हो गया, बट बैंक में वो चेक गया ही नहीं पेमेंट के लिए, तो इसका अंदर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक का पैसा ज्यादा होगा और आपका पैसा कम होगा। इसकी वजह से एक डिफरेंस। ये क्यों हुआ, टाइमिंग की वजह से। मे बी आपने आज दिया, वो 1 मंथ बाद जा रहा है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो टाइमिंग का डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक और हो सकता है कि चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब क्या होता है कि आपको जैसे ये इसी का उल्टा, सपोज आपके पास एक चेक आया, ठीक है, आपके पास एक चेक आया, मे बी ये हो सकता है कि आपने अगर आपके पास आज चेक आया तो मे बी आप बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए हो। सबसे पहले तो अगर आपके पास चेक आया तो आपने एंट्री कर दी कि मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन आप उस चेक को अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाओगे तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आपने बैंक में डिपॉजिट उसको चेक को डिपॉजिट करवाया, लेकिन बैंक वाले अगर भूल गए, मे बी बैंक वालों ने क्या किया, देरी कर दी। सपोज अगर आपने चेक जो है डिपॉजिट कराया बैंक में 31 मार्च को, आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है कब, 31 मार्च को, लेकिन बैंक वाले उसको प्रोसेसिंग करते करते वो 4 अप्रैल तक ले आए, तो आपके उसमें अगर जब बैलेंस दिखाओगे तो अपने कैश बुक में आपका बैलेंस क्या होगा कि आपके पास पैसे आ गए, बट बैंक के बुक में तो पैसे नहीं ना आए। बैंक के बुक में पैसे कब आएंगे, जब वो इसकी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। कब होगा, जब उसने 4 अप्रैल को किया। इसका मतलब टाइमिंग का डिफरेंस आ गया।
यहाँ पे क्या हो गया, टाइमिंग का डिफरेंस आ गया, तो इसकी वजह से एक डिफरेंस हो गया। सबसे पहला क्या किया, आपने चेक इशू किया बट बैंक में पेमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। सेकंड क्या कि आपने चेक रिसीव तो किया, इसके अंदर आपके पास पेमेंट तो आई, लेकिन आपके बैंक के अकाउंट में वो पेमेंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुई है, तो इसकी वजह से क्या हो, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ड्यू टू टाइमिंग। अच्छा, उसके बाद आपके आप ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या क्या होगा, देखो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपके बिजी शेड्यूल में क्या करते हो, आप ज्यादातर काम क्या है बैंक को दे देते हो कि मेरे लिए इंटरेस्ट जो है अगर कुछ आएगा तो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। आपने हर चीज को बैंक के साथ लिंक किया होता है, ठीक है ना। कुछ भी कहीं पे आएगा तो डायरेक्ट बैंक से आएगा और डायरेक्ट बैंक से चला जाएगा। ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसके लिए अगर आप ईएमआई करते हो या कुछ करते हो, आपने उसका लिंक जो है डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से कर दिया है, तो जब भी वो टाइम आएगा, सपोज आपके मंथली होगा, अगर 5 को आपने पेमेंट करनी है तो 5 को ही क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपने कैश बुक में एंट्री की होगी। अगर आपको याद ही नहीं है तो आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी, ठीक है ना। तो अगर आपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो आपके बैंक से बैंक पासबुक में आपके पैसे कट के चुके हैं, लेकिन आपके हिसाब से कैश बुक में पैसे हैं, तो डिफरेंस हो गया ना, ठीक है। तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन बैंक पासबुक में आपने रिकॉर्डिंग कर दी हुई है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, सपोज आ जाएगा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, डायरेक्टली, ये सब डायरेक्टली है, ठीक है। ऐसा अगर डेबिट होता है तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी हो सकता है। सपोज अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें अगर बैंक ने डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट दे दिया है, तो जब तक आप बैंक के पास नहीं जाके आपको तो ना पता आपको कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो बट इतना कैलकुलेशन कोई करता नहीं, आप सीधा बैंक के पास जाते हो, देखते हो कितना मस्किया आपका इंटरेस्ट कितना आया हुआ, वो डायरेक्ट आपके बैंक पासबुक में ही होता है, वो तो आपके कैश बुक में नहीं होता। आप बैंक पासबुक से देखकर आप अपने कैश बुक में क्या करते हो, एंट्री करते हो। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली आ गया बैंक में, जो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन जो आपने अपने कैश में जो है रिकॉर्ड नहीं की है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और क्या क्या हो सकता है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल, मैंने बिल रिसीवेबल की बात की थी। बिल रिसीवेबल हम क्या करते हैं, जब बैंक सपोज बिल रिसीवेबल मैंने बताया था आपको, आप मेरी पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो, जो मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो उसमें मैंने बताया था कि बिल रिसीवेबल होता क्या है। बिल रिसीवेबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मेरे पास आया तो उसने मेरे से चीजें ली, तो उसने पैसे नहीं दिए, उसके बदले में उसने मुझे बिल दिया कि ये बिल फॉर एग्जांपल 2 या 3 मंथ के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का हो गया मेरे पास, कि मेरे पास एक आदमी का एक मीन्स की नोट पड़ा हुआ है जिसमें उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे कल को वो पेमेंट करेगा। तो अगर मुझे आज पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, ये है ए, मैं हूँ ए, ये है बी, मुझे इसने बिल दिया, मेरे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, इसके लिए हो गया बिल पेएबल, ठीक है। इसने 2 मंथ का जो है मेरे से टाइम मांगा है, तो 2 मंथ के बाद मुझे पेमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगी, अगर मुझे आज की आज पेमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास जाऊंगी, मैं बैंक के पास जाऊंगी, क्योंकि ये जो अगर बिल जो मिला है मुझे, इसका मतलब यही है कि जो भी हो जाए पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ये सिक्योरिटी है एक हमारी। तो मैं क्या करूँगी, बैंक के पास जाऊंगी, मैं ये बिल रिसीवेबल जो है बैंक को दे दूंगी, ठीक है। अगर ये बिल रिसीवेबल सपोज 10,000 का है तो बिल रिसीवेबल क्या करूँगी, बैंक को दे दूंगी, ठीक है। अगर मैं बिल रिसीवेबल बैंक को दे दिया तो बैंक बोलेगा मैं तो ले लूंगा, लेकिन मुझे फायदा क्या होगा, तो उसको फायदा क्या होगा, वो जितना का बिल होगा वो उसका कुछ 2% या 3% अपना डिस्काउंट अपना जो है चार्ज काट के रख लेगा। सपोज उसने उसको 9500 दिए, ठीक है, 9500 दिए ए को, तो ए को क्या फायदा हुआ, ए को ये फायदा कि टाइम से पहले उसको पेमेंट मिल गई, चाहे 500 रुपये कम मिले लेकिन टाइम से पहले उसको पेमेंट मिल गई। बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को ये फायदा कि उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल गया, 500 का उसको जो है डिस्काउंट मिल गया, उसकी बैंक ने उसका डिस्काउंट काट लिया, ठीक है। तो ये उसके लिए इनकम होगी। अब क्या करेगा, अब डायरेक्टली ए और बी का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, अब कॉन्टेक्ट होगा बैंक और बी का, तो टाइम हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ बैंक जाएगा बी के पास कि भाई ये तेरा बिल था, ये तूने पैसे दे दिए थे, अब ये मुझे पेमेंट करो। अगर तो बी पेमेंट कर देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर बी पेमेंट बैंक को नहीं करता तो इसका मतलब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर होने का मतलब उसने मना कर दिया। अब उसने मना किया तो बैंक पैसे कहाँ से लेगा, बैंक पैसे लेगा ए से, क्यों, क्योंकि ए को उसने पैसे दिए थे, वो तो बी को जानता ही ना था, उसने बैंक ने पैसे किसको दिए थे, ए को, वो तो बी को जानता ही नहीं था, तो इसका मतलब अब बैंक पैसे किसे लेगा, ए से, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको डिसऑनर वाली बात समझ में आ गई हो। वैसे ही अगर सपोज बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गई हो, हमें तो पता ही नहीं ना, आफ्टर 2 मंथ मैं अगर ए हूँ, मैंने बैंक को दिए थे, मैंने बैंक से पैसे ले लिए थे, ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर 2 मंथ से बैंक बी के पास जाएगा तो बैंक और बी के बीच में क्या
बातचीत हुई, क्या हुआ मुझे तो नहीं ना पता। तो बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। अब वो मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं जाऊंगी अपने बैंक पासबुक को चेक करने के लिए या बैंक स्टेटमेंट में देखूंगी। तो इसका मतलब बैंक ने एंट्री कर दी थी और मेरे पास एंट्री ही नहीं है। ठीक है, मुझे तो नहीं ना पता, मुझे तो बैंक ने बताया ही नहीं। नोटिस भेजेंगे भी तो बाद में भेजेंगे, 2-3 दिन बाद या कुछ ऐसे नोटिस मुझे भेजेंगे कि आपसे, या फिर डायरेक्टली तो उसने मेरे अकाउंट से पैसे कट कर लिया। नोटिस भेजने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं पूछूंगी तो वो मुझे बताएगा कि आपने जो बिल जो दिया था वो बिल मेरा डिसऑनर हो गया। तो अगर बिल डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब आपको अब आप खुद उससे डील करो, मुझे अभी से डील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने क्योंकि अपने पैसे आपसे ले लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया कि उसने बैंक ने डायरेक्टली अपनी जो है पेमेंट मेरे अकाउंट से काट ली। तो मेरे अकाउंट में बैंक में जो बैलेंस दिखाएगा वो कम दिखाएगा और मेरे कैश में बैलेंस क्या है वो ज़्यादा दिखाएगा। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, अब आपको आई थिंक बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है। डिविडेंड तो आपको पता ही होगा, इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है ना, तो डिबेंचर और शेयर्स ये तो आपको पता ही है, जो कैपिटल होती है बिजनेस की उसको शेयर के ऊपर जो मतलब शेयर कैपिटल उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिबेंचर हो गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैंक लोन लेते हैं ना, वैसे डिबेंचर्स में पब्लिक से लेते हैं, जैसे शेयर्स इशू करते हैं डिबेंचर भी इशू करते हैं। ठीक है, तो ये एक लोन टाइप का होता है, आपका डेट होता है ये आपका। तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे और शेयर्स के ऊपर जो मिलता है इंटरेस्ट को डिविडेंड बोलेंगे। तो शेयर्स और डिविडेंड आपने क्या किया, डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो इस टाइप की जो एंट्री हुई, और भी बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे हो सकती है बैंक चार्जेस डायरेक्टली काट लिए, हो सकते हैं डायरेक्ट अगर कोई कस्टमर आया उसने क्या किया, वो उसको पता है कि हमारा जो है बैंक अकाउंट इस बैंक में है, तो उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा लिए। कोई बैंक कस्टमर आया, हमारा कोई कस्टमर है, उसको पता है वो हमसे हमेशा डील करता है, तो उसको पता है बी बैंक जो है वो हमारा है। ठीक है, तो उसने क्या हमें ना दिया, हमें देने के बजाय उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में एंट्री होगी, हमारे पास एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब उसमें भी डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, और भी बहुत से दो हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास डायरेक्टली पेमेंट, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, तो यही थे मेन जो कि ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ कि आपका डिफरेंस आ गया किसमें, कैश बुक और पासबुक में, जिसको आपने रिकनसाइल करना है थोड़े दिन कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो फिर अगर आपका आ जाता है एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ ड्यू टू एरर और ओमिशन। एरर का मतलब है गलती, ओमिशन का मतलब है भूल जाना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, अब जो बैंक में जो पर्सन एंट्री करता है या जो हम जो एंट्री करते हैं, हम तो इंसान ही है ना, तो इंसान से तो गलती होती ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या एंट्री हो सकती हैं कि जैसे ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल चेक दिया था मैंने, चेक मैंने इशू किया था सपोज 10,000 का, उसने लगा भी दिया, लेकिन गलती से बट रिकॉर्ड कितना कर लिया हमने, बट रिकॉर्डेड 1000, गलती से 1 0 हम भूल गए, जल्दी में हम 1 0 भूल गए, तो क्या हो गया, डिफरेंस आ गया ना, 9,000 का डिफरेंस आ गया ना। बैंक में तो बैंक में भी कटा, आपने भी इशू किया, बट आपने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, आपने जहाँ पे 10,000 लिखना था वहाँ पे 1,000 लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका एरर। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल ये हो गया एक एरर की एग्जांपल। ओमिशन की एग्जांपल क्या हो सकती है कि जैसे ओमिशन की एग्जांपल हो सकती है आपकी, हाँ तो आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट तो करवा दिया, चेक आपके पास आया, आपने डिपॉजिट करवा दिया, डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने बैंक में डिपॉजिट तो करवा दिया, लेकिन क्या हुआ कि आप उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो उससे क्या होगा कि बैंक में जब आपने डिपॉजिट किया तो बैंक में तो आपके पासबुक में एंट्री कर दी, लेकिन आपने अपनी बुक में एंट्री नहीं की। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है किसमें, कैश बुक और पासबुक में, और फिर आपको एट लास्ट को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्यों, क्या रीजन है डिफरेंस आने के। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपके डिफरेंस आ सकते हैं, और इसी को जब आप मैचअप करते हो अपनी कैश बुक और पासबुक में जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, तो छोटा सा एक टॉपिक है कि कैसे हैं स्टेप्स बता दो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज थ्योरी पार्ट था थोड़ा,
आपको समझने के लिए कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ इसके ये इस पे ओके, स्टेप्स देख लो। स्टेप्स बहुत ही इजी है। स्टेप्स टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीके से आप बना सकते हो, बड़े सारे स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको कंसेप्ट जो है वो एक ही होगा, कंसेप्ट में आपको समझना है, उसके बाद आप जैसे मर्जी करो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि कैश बुक का बैलेंस इतना है, मे भी गिवन हो सकता है पासबुक का बैलेंस इतना है, ठीक है ना। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कैश बुक का जो है आपको बैलेंस दिखा रहा है सपोज 10,000 और पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है 15,000, ठीक है, ठीक है। ये चीज दिखा रही है, अब आपको उसको रिकंसाइल करना है। तो आपको कुछ एंट्रीज दी हुई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है चेक इशू किया था, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट, नॉट एट प्रेजेंटेड, बट नॉट एट प्रेजेंटेड, आपने अभी तक उसको मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं हुआ, इसके बैंक से कटे नहीं है। वैसे एक और हो सकता है कि इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ने डायरेक्टली आपके क्रेडिट कर दिया हुआ है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। एक और क्या हो सकता है कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कुछ पैसे आप कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो छोटा सा ही मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे करना है, वैसे ही आपको हर जगह करना है। आप या तो बेस इसको मानो या तो बेस इसको मानो, अगर आपको दोनों चीज दी है तो आप बेस किसी को भी मान सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया कि मैं कैश बुक को लेकर चलती हूँ, आपने कैसे लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप ऊपर लिखते हो बैलेंस एज पर कैश बुक तो आपका नीचे आना चाहिए क्या बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप ऊपर लिखते हो बैलेंस एज पर कैश बुक आपका नीचे आना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कैश बुक का यहाँ लिख दिया 10,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो निकालोगे नीचे बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अब जो आपको क्या करना है कैश बुक को भूल जाना, आपको क्या करना है कैश बुक को भूल जाना। अब आपको क्या चीज रखनी है पासबुक। पासबुक में अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो ऐड करोगे, पासबुक में पैसे घट रहे हैं तो माइनस करोगे, सिंपल, ठीक है। जैसे अब आपने पासबुक के बारे में सोचना है, तो देखो पहले क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक तो इशू हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए नहीं आया, तो अगर पेमेंट के लिए नहीं आया तो इसका मतलब पासबुक में तो पेमेंट नहीं है, पासबुक में पेमेंट नहीं है तो पासबुक के पैसे हैं, पासबुक के पैसे क्या बढ़े, तो बढ़ गए तो इसका मतलब ऐड होगा, ये एंट्री क्या होगी ऐड होगी, ये एंट्री क्या होगी ऐड होगी, ठीक है। वैसे ही इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है बढ़ गए पैसे, बैंक ने क्या किया क्रेडिट किया तो पैसे बढ़ गए, तो इसका मतलब पासबुक में पैसे बढ़ गए तो इसका मतलब क्या होगा ये ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया, यदि कस्टमर डिपॉजिट करवाएगा तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, तो पासबुक में बैंक में करवाया तो पासबुक में एंट्री हुई तो इसका मतलब पासबुक में क्या होगा पैसे बढ़ गए, तो ये वाली एंट्री भी क्या होगी प्लस होगी, ठीक है। एक एंट्री और ले लेते हैं सो दैट आपको माइनस का पता लग जाए। चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अच्छा ये वाली एंट्री देखो कि अगर आपके पास चेक आया, आपने उसको बैंक में दिया, बैंक ने अभी तक उसको एंट्री नहीं किया, तो बैंक में एंट्री नहीं किया तो इसका मतलब बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं है तो बैंक में पैसे क्या हो गए कम हो गए, तो पासबुक में पैसे क्या हो गए कम हो गए, तो उसको क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो कंसेप्ट हमें यही रख के चलना है कि अगर आप ऊपर कैश बुक लेते हो, अगर आपने बैलेंस निकालना है पासबुक का, तो आपने पासबुक को क्या मानना है बेस, और उसके बेस पर आपने क्वेश्चन निकालना है। इसका मतलब अगर आपके पासबुक में बढ़ रहे हैं पैसे तो ऐड करोगे, पासबुक में पैसे घट रहे हैं तो माइनस करोगे, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज आप ऊपर पासबुक लिखते हो और आपने बैलेंस निकालना है नीचे कैश बुक का, तो आप क्या करोगे कैश बुक के बारे में सोचोगे, कैश बुक में क्या हो रहा है, अगर कैश बुक में पैसे बढ़ रहे होंगे तो ऐड करोगे, अगर कैश बुक में पैसे कम हो रहे होंगे तो लेस करोगे, ठीक है।
तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गया होगा कैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ में डाउट आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन, जो उसका बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करिएगा, सो दैट अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं करती हूँ अपलोड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।